गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, सभी को आवाज आ रही होगी, बोर्ड नजर आ रहा होगा ठीक से। बोर्ड नजर आ रहा है आपको? हैं? कोई कुछ कह रहा है बीच में? किसी ने कुछ कहा बोर्ड के लिए? नजर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, आ रहा है सर। हाँ। आज हम ऑर्डिनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। जब ऑर्डिनल के बारे में डेमो क्लास हुई थी तो मैंने कुछ बेसिक चीजें ऑर्डिनल के बारे में आप लोगों को बताई थी। अब बेसिक चीजों में मैंने क्या बताया था कि ऑर्डिनल नाम क्यों दिया गया, ऑर्डिनल कहाँ से निकला है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जरा सा बता देता हूं कि ये जो ऑर्डिनल है ये अरस्तु ने दिया था। और ये एरिस्टोटल ने जो लॉजिक के ऊपर जो बुक लिखी वो ऑर्डिनल उसका नाम था, जिसको बाद में फ्रांसिस बेकन ने लिखा नोवम ऑर्गेनम करके। ऑर्डिनल लॉजिक के ऊपर उनकी बुक थी। लॉजिक के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लॉजिक का मतलब होता है तर्क। किसी चीज को हम कहते हैं, कोई चीज हम किसी को समझाते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक तर्क होता है कि वो बात सही है या नहीं है। ये लॉजिक दो तरीके से होता है, इंडक्टिव लॉजिक होता है, डिडक्टिव लॉजिक होता है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, इंडक्टिव लॉजिक के अंदर ये होता है कि चीज छोटी से बड़ी की तरफ जाती है, और डिडक्टिव लॉजिक में होता है कि चीज बड़ी से और छोटी की तरफ आती है। अब छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी का मतलब ये होता है कि किसी आदमी की खुद के कुछ पर्सनल थॉट्स हैं, उन थॉट्स के ऊपर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करके उसने एक चीज को सिद्ध किया कि भाई ऐसा होता है, और वो यूनिवर्सली माना गया। दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव लॉजिक। जैसे न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था कि सेब गिरा, उसे लगा क्यों गिरा, उसके बाद उसने जो है ग्रेविटेशन की खोज की, ग्रेविटेशन के बारे में बताया। तो उसने एक पर्सनल थॉट से और एक बड़ा थॉट दिया। ऐसे ही हेनीमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया चाइना को देख के, और उन्होंने होम्योपैथी का थॉट दिया, होम्योपैथी का इन्वेंशन किया। तो वो इंडक्टिव लॉजिक हुआ। और डिडक्टिव लॉजिक में ये है कि किसी बड़ी बात को ये कहा जाए कि ये छोटी, उसको एक छोटी बात के रूप में कहा जाए। उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे लोग कहते हैं कि साहब सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, सन की ऑर्बिट में बहुत सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, और ये जो चक्कर लगाते हैं ये प्लेनेट्स हैं। और चूंकि हमारी धरती भी इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसलिए ये भी एक प्लेनेट है। तो मतलब ये है कि कोई एक बात कही गई जो कोई बहुत ज्यादा उसमें बात लॉजिक नहीं था, लेकिन कि बड़ी से एक छोटी की तरफ आई, तो इसको कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक। हमारा डिडक्टिव लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, हम केवल इंडक्टिव लॉजिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं। ये पिछली मैंने विस्तार से बता दिया था। अब मैं ऑर्डिनल के एफोरिज्म के बारे में आपसे बात करूंगा। ऑर्डिनल में बहुत टाइम पर बहुत चेंजेस हुए हैं। 4 से 5 इसके एडिशंस आए हैं, 6 एडिशन आए हैं, जिनमें मैं 5th की और 6th की बात करूंगा। वो इसलिए क्योंकि जो 5th है, 5th के टाइम तक लगभग हेनीमन थे। ये 1833 में 5th एडिशन निकाला गया था, और 1833 में इसके अंदर जो एफोरिज्म थे वो थे 294। और जो 6th एडिशन है ये 1921 में निकाला गया। ये निकाला गया था बोरिक द्वारा, और इसके अंदर एफोरिज्म हुए 291। एक आध जो काम के एफोरिज्म नहीं थे वो इसमें से हटा दिए गए या उनको समराइज कर दिया गया एक जगह। अब अपन आगे आते हैं कि सबसे पहली बात तो कि एफोरिज्म का क्या मतलब होता है। एफोरिज्म का मतलब अगर अपन इजीली देखें तो जैसे
अपने दोहे होते हैं, अपने छंद होते हैं, अपने गद्य होते हैं, ये एक लाइन में लिखे रहते हैं और फिर इनका डिस्क्रिप्शन पूरा बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो छोटा एक दोहा लिखा गया, एक खंड, एक पद्य लिखा गया, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, रामायण में एक खंड लिखा, एक पद्य लिखा और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ अलग अलग राइटर्स ने। तो ये जो पद है यही एफोरिज्म कहलाता है इंग्लिश में। उस समय इसी रूप में बुक्स लिखी जाती थी। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपन एफोरिज्म के बारे में बात करेंगे। मैं 6th एडिशन को लेकर चलूंगा। इसमें 1 से लेकर 70 एफोरिज्म जो हैं वो डॉक्ट्राइनल पार्ट हैं। ये भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। और 71 से लेके और 291 तक ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरी का पार्ट है। ठीक है। 1 से लेकर 70 तक डॉक्ट्राइनल। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है और उसको फिर थ्योरेटिकल कैसे यूज किया जाएगा। प्रिंसिपल, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। ये सबने उतार लिया होगा, देख लिया होगा। अब देखिए आप, मैं आपको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। इसमें है डॉक्ट्रिनल पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट, जो कि एफोरिज्म 1 से लेकर 71 तक है, और प्रैक्टिकल पार्ट जो कि 72 से लेकर 291 तक है। अब अपन यहां पर आज 1 से लेकर और 18 एफोरिज्म तक की बात करेंगे। अपन थोड़े थोड़े ज्यादा एफोरिज्म करेंगे, क्योंकि अपने को पूरी ऑर्गन एक तरीके से सीखनी है, समझनी है, और उसके बाद इसी ऑर्गन पर कैंट ने क्या कहा है और विथोल्कस ने क्या कहा है, और इसके अलावा रॉबर्ट्स ने क्या कहा है, स्टुअर्ट क्लॉज ने क्या कहा है, इसके बारे में भी मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। इसमें जो एफोरिज्म 1 से लेकर 4 तक है वो तो फिजिशियन का मिशन और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर के ऊपर है। और जो 5 से लेकर 18 तक है वो डिजीज और वाइटल फोर्स के ऊपर है। अब सबसे पहले अपन एफोरिज्म नंबर 1 और 2 देखते हैं। 1 और 2 में जो दिया गया है वो है कि द सोल मिशन ऑफ द फिजिशियन इज टू क्योर रैपिडली, जेंटली एंड परमानेंटली। इसमें जो पहला एफोरिज्म है उसमें बात की गई है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। इसको आप ध्यान से देख लें, लिख लें। इसमें 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। द फिजिशियन, 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, फिजिशियन और रिस्टोर। अब अपन इसको पूरा इसको समझें कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर फिजिशियन कहा गया है। मैं इसको स्क्रीन को दोबारा से आपके सामने आता हूं। यहां पर वर्ड का यूज किया गया है फिजिशियन, द फिजिशियन हाई एंड ओनली। उन्होंने ना तो डॉक्टर शब्द का यूज किया, ना स्पेशलिस्ट का यूज किया, ना किसी सर्जन का यूज किया, ना किसी और कोई और वर्ड यूज किया। यहां उन्होंने फिजिशियन यूज किया। फिजिशियन जो है फिजिक्स से मिलकर बनता है। फिजिक का मतलब होता है बॉडी, शरीर। अ पर्सन who deals with the body, that is called the physician. We deals with the body, and what is the body? Where a person live, where the person lives. एक शरीर के अंदर एक आत्मा, एक
एक आदमी रहता है, इस पूरे शरीर से हमें मतलब है, क्योंकि बीमार ये होता है, हम किसी लिवर की, हम किसी हार्ट की, हम किसी किडनी की बात नहीं करते हैं, हम बीमार की बात करते हैं। हमको ट्रीट बीमार को करना है, किडनी को नहीं करना, नहीं तो हम किडनी के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। हमें लिवर को नहीं करना, हमें इस हार्ट को नहीं करना, हमें इस बॉडी को ठीक करना है, इसलिए फिजिशियन कहा गया। क्योंकि अगर तकलीफ लिवर में है तो भी परेशान बॉडी है, अगर हार्ट में तकलीफ है, किडनी में तकलीफ है तो भी परेशान बॉडी है। तो ये बॉडी परेशान है। अब आप देखो कि एक आदमी के हाथ में दर्द है, आप कहेंगे साहब दर्द तो हाथ में हो रहा है, तो हाथ को मतलब होना चाहिए था इससे, लेकिन हाथ में दर्द के कारण उसके दिमाग तक असर पड़ रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा, उसकी एंटायर बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो केवल हाथ को ट्रीट करके हम इस बॉडी को रिलीफ कैसे दे सकते हैं? हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम इस जैसे हम कोई ऐसी चीज दे दें कि इस हाथ की जो तकलीफ है वो इस बॉडी को पता पड़ना बंद हो जाए। तो यहां पर हम बॉडी की बात कर रहे हैं, हम हाथ की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऑर्गन की बात नहीं कर रहे। तो जो बॉडी की बात कर रहा है, वो जो फिजिक की बात कर रहा है, वो फिजिशियन कहला रहा है। तो द फिजिशियंस, इसलिए फिजिशियन वर्ड का यूज किया गया। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। हाई एंड ओनली मिशन का मतलब ये होता है, हाई का मतलब होता है जो ऊंचा, और ओनली का मतलब होता है केवल। हमारी लाइफ में बहुत सारे मिशंस होते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं ये सोचने के लिए कि अरे यार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमारे दिमाग में हो सकता है कुछ और चीज चल रही हो। हम आज भी सोच रहे हैं कि यार हमारे दिमाग में हो कि अच्छा ठीक है, हमें अच्छा कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो इससे हम हो सकता है मरीज ठीक से देख पाए, और इससे हम ज्यादा मरीज देखेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और ज्यादा अच्छा सा घर बनेगा। तो हमारा जो मिशन है वो एक घर बनाना या गाड़ी लाना हो गया। फिर हमारा जो मिशन एक पेशेंट को ट्रीट करने से डेविएट हो जाएगा, हम ये डेविएशन होके ये मनी के ऊपर आ जाएगा, और जब ये मनी के ऊपर आ जाएगा, मनी से हमें ये चीज मिलेगी, हमारा यहां से मिशन हट जाएगा। जब यहां से मिशन हट जाएगा तो हम पेशेंट को ठीक से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आपका जो मिशन है, एक फिजिशियन का मिशन, इस सिक को, इस पेशेंट को ट्रीट करना होना चाहिए, हाई एंड ओनली मिशन, और केवल यही मिशन होना चाहिए। जब एक आपका मिशन होता है तो बाकी सब चीजें तो पीछे आ जाती हैं। पर अगर आप बहुत सारी चीजों को देखोगे तो आपको एक भी चीज नहीं मिलेगी। वो एक दुआ है ना, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक भगवान की पूजा करोगे तो वो आपको अच्छे से दर्शन देंगे, ध्यान देंगे आप पे, और आप आज एक की कर रहे हो, कल दूसरी की कर रहे हो, परसों तीसरे की कर रहे हो, तो हर सोचेगा यार कि एक आदमी को खड़ा होगा और आप दूसरे का नाम लेने लग जाओगे, फिर तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप 50 चीज सोचोगे और काम एक करोगे कि पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो पेशेंट ट्रीट नहीं होगा। लेकिन ओनली मिशन क्या है कि यार मेरा मिशन तो पेशेंट ट्रीट करना है, मुझे तो इसे ठीक करना है। जब वो ठीक होगा तो ये सब चीजें पीछे आएंगी आपके। तो नंबर 1 है इसको देखना, ना कि इन चीजों को देखना। तो उन्होंने क्या कहता, फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। अब मिशन क्या होता है? मिशन का मतलब होता है कि जो आप कर रहे हैं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम प्राप्त करना चाहते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करके, उसकी सेवा करके हम उसको उस लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं कि वो जो है अपनी आत्मा तक वो अच्छा फील करे, हमें दुआएं देकर जाए। तो फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ। Restore the sick, not restore the liver, not restore the heart, not restore the kidney. Restore the sick. Who is sick? Sick who is suffering. The sick who is suffering. And what is the meaning of restore? For example, ये कंप्यूटर है,
कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल करप्ट हो गई तो फाइल करप्ट होने के बाद कंप्यूटर चलना बंद कर देता है, और इस कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, चलाने के लिए ये फाइल ठीक नहीं की जाती, इस पूरे कंप्यूटर को रीस्टोर किया जाता है। मतलब इसको पहले, इसमें जो भी सब चीजें हैं उनको हटाया जाता है और इसको फिर से दोबारा उन सब चीजों को डाला जाता है। केवल एक छोटी सी फाइल जो हार्डली कुछ केबीज की होती है, और उसके पीछे हम जीबी और टीबी का जो कंप्यूटर है उसको दोबारा से हटा के, उसका स्पेसिफिक वर्ड मुझे नहीं आता, हटा के और दोबारा उसमें कंप्यूटर में चीज डाली जाती हैं। ये अब ये मान सकते हैं कंप्यूटर एक बॉडी है, इस बॉडी का बहुत छोटा सा एक पार्ट खराब हुआ है, उस पार्ट को खराब करने के, पार्ट का मतलब जो इसका इनर वेयर है, मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। इसकी एक छोटा सा कोई फाइल करप्ट हुई है तो वो फाइल चेंज नहीं होगी कि हमने हार्ट या उसमें उसको ठीक कर दिया, हम इस कंप्यूटर को पूरा रिबूट करना पड़ेगा, इसको दोबारा से सही ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही बॉडी का कोई भी पार्ट खराब हो, सफर सिक करता है, उस सिकनेस का असर सिक पर पड़ता है, तो इस सिक को रिस्टोर करना, ये जो परेशान है, जब हम इसको कंप्यूटर के जरिए रिस्टोर कर देंगे तो इस रिस्टोर द सिक, और जब इस सिक को रिस्टोर करेंगे तो ये हेल्थ की तरफ इसकी एक जर्नी होगी। तो जो सिकनेस से सिक की तरफ रिस्टोर करके ले जाने वाली जर्नी जो हमें हेल्थ की तरफ ले जा रही है, उसी को क्योर कहते हैं। यहां पर ट्रीट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ट्रीट तो है स्पेसिफिक हो जाता है, हम यह क्योर की बात कर रहे हैं। टू रिस्टोर द सिक, टू हेल्थ, टू क्योर। तो ये पहला एफोरिज्म हो गया। इसके बाद अगला आता है, नेक्स्ट जो एफोरिज्म आता है वो कहलाता है द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्यूर इज रैपिड, gentle and permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles। अब जब दूसरे की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर कुछ 2 4 5 बात कर रहे हैं। जैसे हम यहां पर कह रहे हैं रैपिड, gentle and permanent। हैनीमन 70s में हुए, आज 20s चल रही है, 20वीं 21वीं सदी चल रही है, 21 चल रहा है, 21 22 21वीं सदी चल रही है, 70s में हुए। 70s में इन्होंने कहा कि रैपिड, आज भी अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले आज भी बात करते तो लोग कहते हैं होम्योपैथी तो साहब धीरे काम करती है, बहुत टाइम लगता है होम्योपैथी में, जड़ से ठीक करती है। पहली बात तो ये कि जड़ देखी किसने भाई, हमें तो पेड़ दिखाई देता है, जड़ दिखाई नहीं देती, जड़ से हम बात ही नहीं करते, जड़ कैसी भी हो। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि होम्योपैथी रैपिड काम करनी चाहिए, कि ये नहीं कि सालों साल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ ठीक हो गए साहब, रैपिड तुरंत से। अब रैपिड कैसे काम करेगी, इसी कारण क्योंकि उन्होंने मेडिसिन को और डाइल्यूट से डाइल्यूट करते चले गए। वो तो 1x 2x 3x पर भी रुक सकते थे, 10x पर भी रुक सकते थे, वो 10C पर भी रुक सकते थे, वो क्यों 30C, फिर 10,000, 1,00,000 पोटेंसी तक चले गए। कर क्या रहे हैं यहां पर वो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितनी छोटी पोटेंसी होगी, जितना 1x 2x 3C होगी, वो मेडिसिन उस पेशेंट को ट्रीट करने में उतना ही समय लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आयुर्वेद में ये मानते हैं कि हर बीमारी की जड़ जो होती है वो आपका पेट होता है। पेट में जो अग्नि होती है उसको जठर अग्नि कहते हैं। ये जो जठर अग्नि होती है, आयुर्वेद वाले वैद्य कहते हैं कि ये जो जठर अग्नि है इसका ही कम ज्यादा होना, वायु पित्त
और कफ का बढ़ाना और घटाना करता है। जठराग्नि ज्यादा है तो वायु घटेगी बढ़ेगी, पित्त घटेगा बढ़ेगा। ये जठराग्नि कम है तो सबसे पहले पेट से इफेक्ट होगा। आप ठीक से खाना पीना खाओ तो ठीक हो जाओ, कहते हैं पेट साफ रखो, कहते हैं कि साहब खाना तरीके से खाओ। उनकी जो भी दवाई होती है वो पेट से शुरू होती है, वो चूरन हो गया, वो चटनी हो गई, वो ये कोशिश करते हैं कि पेट ठीक रहे। और पेट ठीक रहेगा तो कहेंगे साहब पेट ठीक होगा तो आपका खून निर्मल होगा, खून साफ होगा, ब्लड ठीक होगा, और ब्लड ठीक होगा तो आप ठीक से काम कर पाएंगे, आपकी नर्वस सिस्टम बेटर होगा। तो वो पेट से नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और फिर ट्रीट कर रहे हैं। एलोपैथी कहती है, जो कि शुरू से कहते आए हैं, कि अगर आपके ब्लड में पॉइजन है, आपको ब्लड पॉइजनिंग है, कहीं कहीं भी किसी भी डिजीज की शुरुआत ब्लड की पॉइजनिंग से होती है, कि ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिक है, तो उसी से चूंकि ब्लड हर ऑर्गन में जाएगा तो वो टॉक्सिक हर ऑर्गन में जाएंगे, और जो ऑर्गन उस टॉक्सिक के लिए इजीली उसको ले पाएगा, मतलब उसके लिए वहां पर वो टॉक्सिक इफेक्ट कर पाएंगे, वो ऑर्गन उतनी जल्दी सफर करेगा। और उस ऑर्गन के सफर करने के बाद जो सिम्टम आएंगे उस ऑर्गन के अंदर, आपके अंदर, उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं लोग, कि अगर ये कोई गोली देंगे, कोई इंजेक्शन देंगे, वो सब सबसे पहले कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर नर्वस सिस्टम पे जाएगा और फिर एक्ट करेगा। लेकिन होम्योपैथी क्या करती है, होम्योपैथी तो सीधी डाइल्यूट मेडिसिन है, जो कि सीधी टंग के ऊपर दी जाती है। आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा जो नर्व्स होती हैं वो टंग के ऊपर होती हैं। टंग के ऊपर जब मेडिसिन जाएगी तो वहीं से ही नर्वस सिस्टम पर काम करना चालू कर देगी। तो अब आप बताइए कि सबसे तेज दवाई कौन सी हुई, होम्योपैथी हुई या एलोपैथी हुई? होम्योपैथी हुई, ठीक है। तो उन्होंने उस समय कह दिया था कि रैपिड, इसीलिए उन्होंने मेडिसिन को डाइल्यूट से डाइल्यूट करते चले गए। दूसरा जेंटल, जिस समय वो काम कर रहे थे उस समय, चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड की पॉइजनिंग को माना गया है सबसे ज्यादा, कि ब्लड की पॉइजनिंग से मानते हैं कि डिजीज होती है। तो वो लोग क्या करते थे कि कहीं पर घाव हो गया, या कहीं पर फोड़ा हो गया, या कहीं पर कुछ भी हो गया, या कहीं कहीं का ब्लड लग रहा है कि यहाँ पर ये ब्लूइश हो रहा है या पॉइजनस लग रहा है, तो वहां पर वो लीचियां छोड़ देते थे। लीची जो जौंक होती है वो छोड़ देते थे। वो जौंक उस जगह सक करती थी, वो सक करती थी तो वहां पर दर्द होता था, पेशेंट परेशान होता था। या उसके ऊपर गरम गरम मोम गिरा देती थी जिससे खिंचाव होता था, या उस जगह को आग से दाग दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट के तरीके थे। या उस जगह पर एक बड़ा सा घाव हो गया या पक गया तो वहां पर एक धारदार कैंची से या चाकू से उसमें एक कट लगा दिया जाता था। और कट लगाने पर, चूंकि उस समय एनेस्थेसिया इतना ज्यादा विकसित नहीं था, तो कट लगाने के बाद पेशेंट बहुत ज्यादा, उसको एगोनी होती थी, पीड़ा होती थी, और पेशेंट बहुत परेशान होता था। तो एनिमल ने कहा यार जेंटल नहीं है काम, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसी पैथी हो, ऐसा काम हो भाई, क्योर इस तरीके से होना चाहिए कि जो रैपिड भी हो, वो जेंटल भी हो, कि ऐसा नहीं हो कि पेशेंट ट्रीट करने के तरीके से ही डेथ हो जाए। कई लोग ट्रीट करने के तरीके से ही डेथ हो जाती थी उस समय। तो जेंटल होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट का मतलब ये हो गया कि आज आपने उस चीज के लिए मेडिसिन ली, 10 दिन बाद फिर उसी चीज के ले रहे हो, फिर 1 महीने बाद फिर ले रहे हो। तो रैपिड, जेंटल, परमानेंट रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट विद द इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। कोई भी पैथी, कोई भी चीज जो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, हम कोई भी काम करते हैं जो किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, तो उस काम को करने में एक अलग मजा आता है, और उस काम को करने के बाद वो काम सफल होता है, क्योंकि वो एक उद्देश्य होता है और उसका एक प्रिंसिपल होता है कि भाई ये काम क्यों किया जा रहा है। उन्होंने यहां पर होम्योपैथी का प्रिंसिपल दिया, क्या दिया था बताओ? सिमिलिया सिमिलिबस क्वेरेंटम। मतलब लाइक्स क्योर बाय लाइक्स।
प्रिंसिपल इजीली समझाया उन्होंने कि इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा। द हाईएस्ट टाइटल ऑफ क्योर ये मैंने बता दिया, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ है, थर्ड एंड फोर्थ में उन्होंने बताया कि ही मस्ट इन्वेस्टिगेट व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज एंड नो व्हाट इज क्यूरेटिव इन द वेरियस मेडिसिंस in order to be able to adapt the later to the former and must also understand how to preserve the health of human being। अब इन्होंने इसमें कुछ चीजें इसमें कही है कि जब हम किसी डिजीज को क्योर कर रहे हैं तो हम उसमें क्या चीज ठीक कर रहे हैं, हम उसको कैसे ठीक कर रहे हैं, उसका क्या तरीका है, उसकी कुछ थॉट्स उन्होंने दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रीट क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, डिजीज इंडिकेशन। व्हाट इज डिजीज इंडिकेशन? सिम्टम्स। हमें डिजीज सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। What is disease? Disease is a group of symptoms. Disease जो है वो लक्षणों का एक समूह है। एक स्पेसिफिक लक्षण टाइप के लक्षणों, स्पेसिफिक टाइप्स के सिम्टम्स का एक नाम दे दिया जाता है कि भाई अगर किसी के ये सिम्टम्स हैं तो इस डिजीज का नाम डायबिटीज है, इसके ये सिम्टम्स हैं तो इसका थायराइड है। तो डिजीज कुछ ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का नाम दे दिया गया है और उस नाम के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है, अपन उसके ऊपर नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि डिजीज इंडिकेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि आपको पीएम और पैथोलॉजी आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? लोग बाग ये कहते हैं, जब हम पढ़ाई चालू करते हैं या कोई भी स्टूडेंट होता है होम्योपैथी का, वो सोचता है अरे यार मैट्रियामेटिका ही तो पढ़नी है, ऑर्गन रेपट्री पढ़ लेंगे यार, पढ़ के पास हो जाएंगे। अलाइड सब्जेक्ट, हाँ ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट कौन से काम आते हैं? सर्जरी क्या होम्योपैथी में काम आएगी? पैथोलॉजी क्या होम्योपैथी में काम आएगी? उसमें तो पेशेंट सिम्टम बताएगा और हम दवाई दे देंगे। मेंटल पे काम किया जाता है होम्योपैथी में, तो डिजीज से कोई रिलेशन ही नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता भैया? आपको ये पता होना चाहिए। आपको कोई अगर ये कहे आके भाई ये अंगूर लिया है और सेब बोले कि भैया ये सेब ले लो, तो आपको ये तो ये पता है ना कि सेब कैसा होता है। आप अंगूर कैसे ले लोगे उससे? आप कहोगे तो अंगूर है। तो वैसे क्या होता है कि आपको चीज पता होना चाहिए। जब तक चीज पता नहीं होगी तो अगर उसमें कोई परिवर्तन चेंज हो गया तो आपको कैसे पता पड़ेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल आदमी कैसे बिहेव करता है और जब वो डिजीज कंडीशन में आता है तो वो मेंटली और फिजिकली कैसे बिहेव करेगा। नॉर्मल अगर पर्सन डिजीज्ड होता है तो उसका जो मेंटल और फिजिकल स्फीयर होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। मेंटल जो वो काम कर रहा है दैट इज नॉर्मल, और जब वो डिजीज कंडीशंस में जब काम कर रहा है दैट इज अबनॉर्मल। जब आप नॉर्मल जानते हैं तब आप नॉर्मल जान पाएंगे। नॉर्मल जानने का मतलब आपको फिजियोलॉजी आनी चाहिए, फिजियोलॉजी आएगी तब पैथोलॉजी और आएगी, पैथोलॉजी आएगी तो पीएम आएगी। जब ये सब सब्जेक्ट आपको आएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि अब नॉर्मल क्या है और नॉर्मल क्या है। जब अब नॉर्मल जानेंगे तो आप ये जानेंगे कि अब ये सिम्टम जो आ रहे हैं, मान लो कोई पेशेंट आपसे ये आकर कहता है कि साहब मुझे ठंडे पानी की बहुत प्यास लगती है, मैं तो ठंडा पानी पीना पसंद करता हूँ। और अगर आप उसमें ये सोचने लग जाएं कि यार पेशेंट ठंडा पानी पीने की कह रहा है और आप उसमें ये सोचने लग जाएंगे कि यार मुझे तो होम्योपैथी आती है और मुझे ये पता है कि वेरेट्रम एल्बम ठंडा पानी पसंद करता है, कैलकेरिया कार पेशेंट ठंडा पानी पीता है, नेट्रम्यूट ठंडा पानी पसंद करता है, इवन मर्ककॉर और मेटोरिनम तो इतना ठंडा पीना पसंद करेंगे कि साहब बर्फ डाल देंगे, कच्ची बर्फ भी खा जाएंगे। तो आपको लगेगा यार इतना चिल्ड पानी पी रहा है तो इन्हीं दवाई में से आएगा। जबकि वो पेशेंट एनीमिया का है और कोई भी जो एनीमिक पेशेंट होता है वो ठंडा पानी पीना पसंद करता है।
तो अगर आपको एनीमिया नहीं पता तो आप जो दवाई दे रहे हैं वो भी गलत दे देंगे। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइड सब्जेक्ट क्या कहते हैं, मतलब एक अबनॉर्मल पैथोलॉजी क्या कहती है और नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या कहती है। तो उन्होंने कहा कि डिजीज इंडिकेशन मतलब सिम्टम्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, डिजीज की जानकारी होनी चाहिए, डिजीज ट्रीट करना नहीं करना दैट इज द सेकेंडरी। इसके बाद उन्होंने कहा नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स। व्हाट इज मेडिसिनल पावर? किसी भी मेडिसिन के एक डिजीज्ड कंडीशन में या डिजीज्ड पर्सन में जो एक्ट करती है और उस एक्ट को करके उस एक्ट करके उसको क्योर करना, ये मेडिसिन की पावर कहलाती है। ये वही पावर है जो कि एक नॉर्मल पर्सन में एक डिजीज कंडीशन को प्रोड्यूस कर सके, तभी ये अबनॉर्मल या पेशेंट में उस डिजीज कंडीशन को क्योर कर पाएगी। हेलो, कोई कुछ कह रहे हैं? हेलो, डिजीज कंडीशन में अपना अपना आप जब कोई बात कहनी हो तो माइक चालू करना है, नहीं तो बंद रखें। डिजीज कंडीशन मैंने बता दी कि मेडिसिनल पावर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन क्या ठीक करती है और क्या प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, choice of the remedy and the medicine indicated. Medicine indicated, या इसको दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, choice of the remedy. What is medicine indicated? The medicine indicated means the medicine which symptoms are much or very close similar to the symptoms of a diseased person. एक diseased person जो symptoms दे रहा है उस symptoms से जितने ज्यादा similar जिस मेडिसिन के हैं, that medicine is called the choice of the remedy और medicine indicated। इसका मतलब क्या है, फिर वही कि आपको सिम्टम्स की जानकारी होनी चाहिए। आप जब डिजीज जानते हैं तभी आप इंडिकेटेड मेडिसिन निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप केवल डिजीज जानते हैं और पेशेंट नहीं जानते तो आप क्या निकालेंगे, रेयर मेडिसिन या वो मेडिसिन जो किसी स्पेसिफिक सिम्टम पर काम करे। और यही आजकल हो रहा है कि लोग डिजीज जानते हैं, पेशेंट नहीं जानते, पर्सन नहीं जानते, तो वो दवाई निकालते हैं जो कि स्पेसिफिक होती है। साहब इसकी ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो स्पेसिफिक शब्द कहां से आया, डिजीज कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन पर स्पेसिफिक मेडिसिन काम करेगी। और यही हमारा सबसे बड़ा लेकुना है कि हम आज ये सोचते हैं कि स्टोन इज ए कंडीशन, specific condition where are some of these remedies will work, and या हम कह देते हैं कि स्किन में ये कंडीशन अगर हो तो ये दवाई काम करेगी। अरे यार, कंडीशन पे दवाई काम करती है कि पर्सन पे दवाई काम करती है, सिक पर दवाई काम करती है। इफ you are suffering from specific injury, then this medicine will act accurately। अरे भाई, injury is important or the sick is important, so if you know the disease, क्योंकि अंग्रेज आ गए, अंग्रेजी बोलने वाले, ओ this man is suffering from these symptoms and these symptoms are belong to diabetes, so we will give this medicine to this patient। तो वो डिजीज, या फिर कोई केवल पेशेंट जान रहा है, डिजीज नहीं जान रहा, तो वो भी परेशान है। इसलिए मैंने बता दिया
कि उसको ये तो पता है कि ये दवाई इस की है, लेकिन ये नहीं पता कि ये अबनॉर्मल और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो चॉइस ऑफ द रेमेडी कौन सी होगी, जो पर्सन एज ए होल के जो सिम्टम से सिमिलर होगी मेडिसिन, दैट इज द मेडिसिन इंडिकेटेड और चॉइस ऑफ द रेमेडी। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं प्रॉपर डोज। प्रॉपर डोज का मतलब होता है, डोज का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, कितनी मात्रा में वो दवाई दी जा रही है। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी की बात करें तो दो अर्थों में होता है। एक तो ये कि हम एक बार में कितनी दवाई दे रहे हैं, और दूसरा कि हम एक दिन में कितनी दवाई दे रहे हैं। ये दोनों क्वांटिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे? कई लोग ये कहते हैं, जो आजकल भ्रम है, कि भाई साहब सर जीभ पे दवाई डाली आपने, एक बूंद डाली, पता ही नहीं पड़ा, और डालो, कहते हैं जी सर 4-5, सर अरे आई नहीं सब 4-5 बूंद डालो आप, तो ऐसा करो। और शीशी में आपने दवाई भर के दी ग्लोब्यूल्स में, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब ये तो 2 ही दिन में सूख गई, इनमें तो दवाई थी ही नहीं। और आप अगर उसको पूरी आधी से ज्यादा भर के दे दो गोलियों में, आधी से ज्यादा उसमें लिक्विड भर के दे दो, पेशेंट कहेगा और डॉक्टर साहब इस बार दवाई गीली थी, दवाई अच्छे से काम करी। ठीक है। अच्छा, ये तो पेशेंट की बात रही। आप क्या सोचते हो, अरे यार ऐसा करते हैं कि इसको है ना 2-3 बार दवाई दे देते हैं दिन में, हो सकता है कि ये रिपीटेट करने से जल्दी ठीक होगी। या ऐसा करते हैं कि इसको है ना कह देते हैं कि है ना आप एक बार में 15 ग्लूब्यूल्स ले लेना, तो 15 ग्लूब्यूल्स ठीक रहेंगे। जबकि आपको पता नहीं है कि जिस समय हैनिमन मेडिसिन देते थे उस समय वो क्या करते थे। मैं छोटा सा इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको, कि वो एक बहुत छोटा ग्लोब्यूल की साइज होती है, ग्रेन के हिसाब से होती है शायद, ग्लोब्यूल जो बहुत छोटा 1 नंबर मतलब 0 नंबर से भी छोटा मान लो आप, ग्लोब्यूल हो गया वो करीब 7-8 ग्लोब्यूल, उस 7-8 ग्लोब्यूल में एक ड्रॉप मान लो मेडिसिन की होगी, एक ड्रॉप मेडिसिन की हो गई, और करीब 7-8 को ज्यादा ही मान लो 20 ग्लोब्यूल्स हैं, उसमें से ये एक ग्लोब्यूल निकालेंगे, उस एक ग्लोब्यूल को वो डालेंगे पानी के अंदर, और उस पानी पे से फिर उस ग्लोब्यूल को निकाल के सुखाएंगे, और उसको सुखाने के बाद फिर उस ग्लोब्यूल को यूज करेंगे। कुछ इस टाइप का वो यूज करते थे, मतलब उस एक ग्लोब्यूल को यूज करते थे वो, और उसी एक ग्लोब्यूल से वो और आगे की मेडिसिन बनाते थे। अब यहां तो दवाई का मतलब ही नहीं रहा। मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि हम लोग कैंप में जाते हैं, हम हमारे क्लिनिक पर मेडिसिन देते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसको, बाकी तो फाइटम होता है और मेनली डोज होती है, मेडिसिन की डोज हो गई, मेडिसिन की दिन में 2 या 3 डोज देते हैं, और बाकी टाइम फाइटम देते हैं, संग में एसओएस भी दे देते हैं, या एक कभी कभी कह देते हैं सब 7 दिन बाद 3 दिन बाद एक बार और दवाई ले लेना। क्योंकि जब हम डोज देते हैं तो उस पर बहुत सारा इफेक्ट होता है। एक तो पेशेंट का बिलीफ, दूसरा डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, जितना कम कॉन्फिडेंट वाला डॉक्टर होगा वो उतनी ज्यादा डोज देगा, और जो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट डॉक्टर होगा वो उतनी ही कम डोज देगा। मैं ऑर्डिनेंस से हट के बात कर रहा हूं, ये जो डे टू डे की बात होती है। अब हम लोग कैंप की बात बताते हैं आपको। कैंप में हमारे संग डॉक्टर्स थे, वहां पर केवल हम लोग जीभ पर दवाई देते, 1 बूंद, बाकी फाइटम देते थे, और 7 दिन बाद पेशेंट आकर बोलता है कि हाँ सब ठीक है, मजा आ गया, यहाँ पर ये चीज ठीक हो गई, वो चीज ठीक हो गई। तो अब आप देखो कि वो 1 बूंद काम करती है, बहुत सारी दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो जो डोज है ये बहुत वेरी करता है आपके ऊपर। लोग पूछते हैं कितना देना चाहिए साहब, डोज कितनी देनी चाहिए, रिपीटेशन कब करना चाहिए। तो जो डोज है, आप ये सोच के चलो कि जब आपके दिमाग में आ गया कि मैं मिनिमम डोज दूंगा और मेरी मिनिमम डोज से पेशेंट ठीक हो रहा है, उससे आपका इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और कॉन्फिडेंस कब आएगा कि जब आपके पेशेंट ठीक होंगे, और होम्योपैथी पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
तो जिस दिन आपको लगे कि मैं इस डोज से ठीक कर पा रहा हूं, आप समझ लेना कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनने की तरफ आगे बढ़ गए हो। और जब आप ये जब तक ये सोचोगे कि यार ज्यादा से ज्यादा दे दो, तब तक आप ये सोचना अभी होम्योपैथी दूर है। ठीक है, तो प्रॉपर डोज हो गया। इसके बाद प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटेटिंग दी डोज। लोग क्या कहते हैं, अब रिपीटेशन ऑफ डोज के बारे में पूछते हैं। सब हमको डोज कब रिपीट करनी चाहिए, रिपीट ऑफ डोज। इसके बाकी पहलुओं के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले रिपीटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गन में हैनिमन ने कहा है कि अगर एक्यूट बीमारी है तो आप मेडिसिन को फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं, पर अगर क्रॉनिक है तो मेडिसिन को फ्रीक्वेंटली रिपीट ना करें। केवल एक बार दवाई देके छोड़ दें लंबे समय के लिए अगर क्रॉनिक है। एक्यूट में आप रिपीट कर सकते हैं। एक्यूट में भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बातें कही, जैसे अगर वॉट्स हो रहे हैं किसी के, या किसी के पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो वो कहते हैं कि आप आज आपने 30 दी तो आप 4 दिन 5 दिन बाद 30 की एक पोटेंसी रिपीट कर सकते हैं। इस रिपीट का कार्य ये नहीं कि दिन में 50 बार ले लो। जनरली क्या होता है, जो हो रहा है कि हमने लिखा मेडोरिनम सीएम टीडीएस। सीएम का मतलब क्या हो गया कि ये वाइटल फोर्स पर कितना प्रेशर लगाएगी आपको पता है। टीडीएस जब देंगे तो ये प्रेशर कितनी बार लगाएगी। जैसे आप ये मान के चलो कि आपने किसी आदमी को जगाने के लिए उस पर पत्थर फेंका, उस पत्थर से वो जाग गया, फिर आपने पत्थर फेंकते ही चले गए तो वो जाग तो गया है लेकिन वो बाद में घायल हो जाएगा। वाइटल फोर्स आपकी ही मेडिसिन से इतनी घायल हो जाएगी कि या तो वाइटल फोर्स सिंक हो जाएगी या वो ठीक नहीं कर पाएगी। और यही बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं। पर मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, तो कुछ कर रहा हूं, मैं तो रिपीटेशन ऑफ डोज की कह रहा हूं। तो मैंने कह दिया कि एक्यूट में रिपीटेशन ऑफ डोज हो सकता है, पर क्रॉनिक में रिपीटेशन ऑफ डोज नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज। और अगर अकॉर्डिंग टू डिजीज बात करें तो पेशेंट ने एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिया, मान लो उसने 10 सिम्टम दिए, उस 10 सिम्टम्स में से अगर अधिकतर में वो रिलीफ है तो जब तक रिलीफ है तब तक उसकी डोज रिपीट ना करें, पहली बात। दूसरी, अगर वो आके कुछ दिन बाद कहता है कि साहब मुझे 10 में से 6 में ही रिलीफ है और 4 में नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में कि 6 में तो रिलीफ हो गया और 4 रह गए, आप थोड़ा और वेट करें, या यहां पर आप सेम डोज को रिपीट कर सकते हैं। तो वो कहेगा साहब ठीक है, हाँ थोड़ा सा मेरा अब 8 सिम्टम में इंप्रूवमेंट है और अभी 2 रह गए। इसका सीधा मतलब है देयर इज ऑब्स्टेकल टू क्योर। इस ऑब्स्टेकल को हटाइए, उसके पूरे 10 सिम्टम ठीक हो जाएंगे। अगर वो कहता है कि साहब मेरे 6 ही सिम्टम ठीक हैं, तो इंक्रीज दी डोज, क्योंकि 6 तक आकर दवाई रुक गई। अगर पेशेंट कहता है साहब मेरे तो है ना, ये तो ठीक हुए नहीं, 4 सिम्टम और हो गए, तो दवाई को काट दो। ये हम पढ़ेंगे किसमें, केंट के 12 ऑब्जर्वेशन में, ठीक है ना। अभी हम ऑर्गन पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज, प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग डोज हो गया। द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी एंड हाउ टू रिमूव देम। ऑब्स्टेकल द रिकवरी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कैसे? हमने पेशेंट को दवाई दे दी और हमें लगा कि हमने उस पेशेंट को ठीक दवाई दी है और सिम्टम सिमिलर दी है, लेकिन पेशेंट उस तरीके से नहीं एक्ट कर पा रहा है या नहीं रेस्पॉन्स दे रहा है जिस हिसाब से उस मेडिसिन को रेस्पॉन्स देना चाहिए, या पेशेंट प्राइमरीली तो अच्छा रेस्पॉन्स देता है, फिर हम डोज रिपीट करते हैं, फिर प्राइमरी अच्छा देता है, फिर हमें डोज रिपीट करनी पड़ती है। इसका मतलब देयर इज समथिंग लर्किंग और समथिंग ऑब्स्टिकल टू क्योर। कोई ऐसी चीज है जो आपके क्योर को ऑब्स्टिकल कर रही है, या जितना आपने क्योर किया है वहां पर वो ब्रेक कर रही है। कैसे? कुछ चीजें होती हैं जो मेडिसिन को एंटी करती हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारी जो रेमेडीज हैं उनमें अगर आपने देखा हो तो कुछ एंटीडोट्स होते हैं। जैसे कॉफिया एक रेमेडी है जो कॉफी से बनती है, COFFEE, कॉफिया है ना। कॉफिया एक, ये तो कॉफी की स्पेलिंग हिंदी में COFEA, कॉफिया, जो कि कॉफी से बनती है। कॉफिया एक दवाई है कैम्फर, जो कि कपूर से बनती है, और ये दवाई अधिकतर रेमेडीज की एंटीडोट होती है। अगर आप कैंट और बोरिक के पीछे की तरफ देखेंगे तो उसमें हर मेडिसिन के आगे उसकी कंप्लीमेंट्री, उसकी एंटीडोट, उसकी इनिमिकल और फॉलोज वेल लिखी हुई है। तो उसमें जो एंटीडोट है, एंटीडोट का मतलब जो मेडिसिन ने एक्ट किया है उसको खत्म कर देना, और उसको खत्म करने के बाद वो जो मेडिसिन है दोनों ही आपस में एक दूसरे का इफेक्ट नहीं दिखाती। इनिमिकल में क्या होता है कि हमने मेडिसिन दी तो जो मेडिसिन दी है वो अपना इफेक्ट दिखा देगी, और जो मेडिसिन है उसको पूरी तरीके से काट देगी और अपना इफेक्ट दिखाने लग जाएगी। एंटीडोट में क्या होता है कि मेडिसिन को आप एंटीडोट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काट रही हैं और कोई भी इफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं दिखा पाएगी। तो कॉफी और कैम्फर अधिकतर रेमेडीज के एंटीडोट हैं, और अगर यही हम क्रूड फॉर्म में ले रहे हैं कांस्टेंट, इसलिए हम कॉफी बंद कराते हैं। आजकल हर चीज में कपूर है, हम कभी भी उसको ये नहीं कहते कि पेस्ट मत करियो, और वो पेस्ट करता है, हर पेस्ट में कपूर होता है। वो अगरबत्ती जलाता है, वो घर पर जाकर जो है ऐसी टॉफी च्युइंगम खा लेता है या चॉकलेट खा लेता है, तो हर किसी चीज के अंदर कॉफी या कैम्फर होता है। तो रेमेडी ठीक से एक्ट नहीं कर पाएगी, दैट इज द ऑब्स्टेकल टू क्योर। जैसे कई हम दवाई देते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए और ये स्पेसिफिकली जानना चाहिए कि इस दवाई को कौन सी दवाई काट रही है, कौन सा चीज काट रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम स्ट्रेबोनियम देते हैं, हम हायोसाइमस देते हैं, हम बेलेडोना देते हैं। हम कभी पेशेंट से ये नहीं कहते हैं कि उसको नींबू नहीं खाना चाहिए। जो नींबू होता है, नींबू इज सिट्रिक एसिड। ये रेमेडी जो है ये कैसे बनी है? ये बनी है जो मेंटल पे इफेक्ट करती है, मतलब एक तरीके से नशे वाली चीजों से दवाइयां बनी है। जैसे ओपियम हो गई, हम कोई भी नशे की चीज खा जाते हैं तो नींबू चटाया जाता है, नींबू दिया जाता है। जैसे कैनबिस इंडिका, ये अगर पेशेंट को हम दे रहे हैं और वो घर पे नींबू खा रहा है मजे से, तो ये दवाई या तो एक्ट ही नहीं करेंगी, और या एक्ट करेंगी तो बहुत कम करेंगी, या हमको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो आप जब भी ये दवाई देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक्ट ठीक से नहीं करती, और हो सकता है कि ये भी रीजन हो कि लोगों ने इनके ऊपर एक्यूट का ठप्पा लगा दिया हो। उसका रीजन यही हो कि वो नींबू तो बंद नहीं करता पेशेंट, और उनको बार बार देनी पड़ती, तो वो क्या बोले, यार दीज मेडिसिन आर एक्यूट मेडिसिन बिकॉज दीज मेडिसिन आर एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। No, this is not reason. These medicines are not doing short period, but these are antidoting continuously because due to the patient is consuming lemon constantly. Okay, तो ये जैसे, तो आप जब भी कोई मेडिसिन पेशेंट को दें, आप डॉक्टर्स भी हैं कई, तो आप ये ध्यान रखें, जैसे अगर एल्यूमिना किसी को आप दे रहे हैं और वो पेशेंट आलू खा रहा है, जो आज हर सब्जी के अंदर डाला जाता है, इसमें क्या है कि वो पेशेंट इस एल्यूमिना को एक्ट नहीं करने देगा, क्योंकि स्टार्च
आपने पढ़ा होगा, एल्यूमिना को काट देता है, एंटीडोट कर देता है। जैसे किसी पेशेंट को आप लिख ले ये बात चाहे तो, किसी पेशेंट को आप पेट्रोलियम दे रहे हैं और वो पत्ता गोभी खा रहा है, कैबेज खा रहा है, तो पेट्रोलियम काम नहीं करेगा, पत्ता गोभी से पेट्रोलियम कट जाती है। अगर किसी पेशेंट को, जो कि सीपिया बहुत लोगों में दी जाती है, सीपिया किसी पेशेंट को आप दे रहे हैं और पेशेंट अगर मिल्क कंज्यूम कर रहा है तो सीपिया एंटीडोट हो जाएगी, क्योंकि मिल्क सीपिया को एंटीडोट करता है। ये सब एंटीडोट अगर आपको सीखने पढ़ने हैं तो आप फेरिंगटन पढ़ना। फेरिंगटन में आपको ये सब मिलेगा कि कौन सी दवाई किससे एंटीडोट हो रही है। तो अब यहां पे आप समझे कि ऑब्स्टेकल टू क्योर, ये तो मेडिसिन के अकॉर्डिंग हुआ। अब ऑब्स्टेकल टू क्योर जैसे मेनली यही होता है कि आप अपने एक्ट ऑफ ट्रीटमेंट में, व्हाट इज एक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, एक्ट ऑफ मेडिसिन में क्या ऑब्स्टेकल हो रहा है, दैट इज द ऑब्स्टेकल टू क्योर। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। 3 और 4 में ये आ जाता है। इसके बाद अपन आते हैं फिफ्थ के अंदर। फिफ्थ में कहते हैं कि अटेंशन टू एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज एंड अदर सर्कमस्टांसेस एज हेल्प टू क्यूर द कॉमन एक्साइटिंग कॉज मे बी। अब एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, ये तो वो कॉज हुए जो कि डायरेक्टली मेडिसिन के एक्ट करने से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा भी 2 तरीके के कॉज होते हैं, वन इज एक्साइटिंग कॉज एंड द अदर इज मेंटेनिंग कॉज, सॉरी फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज इज द क्रॉनिक मियाज, जिसकी अपन आगे चल के बात करेंगे। एक्साइटिंग कॉज, अब मैं आगे बढ़ता हूं। द कॉमन एक्साइटिंग कॉज मे बी कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज, इम्प्रॉपर हाइजीन, पुअर सैनिटेशन, लिविंग इन ए डैम्प और इल वेंटिलेटेड हाउस, इर्रेगुलर और इम्प्रॉपर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कोई आदमी किसी खास स्मेल से बेहोश हो जाता है और इस तरीके की स्मेल, या कोई खास फ्लास की स्मेल से वो एग्रावेट होता है, जैसे सेबेडिला। सेबेडिला जो है, जब नए फूल आते हैं तो सेबेडिला उन नए फूलों की स्मेल से, खुशबू से एग्रावेट होता है और परेशान होता है और उसी से उसको जुकाम लग जाती है। और अगर इस स्मेल के वो कांस्टेंट उसके संपर्क में है तो ये सेबेडिला बार बार हमें देनी पड़ेगी या उसकी बीमारी ठीक से ठीक नहीं हो पाएगी। दिस इज द एक्साइटिंग कॉज। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हो, या जैसे किसी की आंख के अंदर तिनका चला गया। अब आंख में हम कितनी भी यूफ्रेशिया क्यों डाल लें, लेकिन जब तक तिनका नहीं निकलेगा आंख का इरिटेशन बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई जहरीली चीज निकल गया है तो जब तक गैस्ट्रिक लवाज नहीं करेंगी तब तक कितना ही हम उसका ट्रीट करते रहें, अंदर वो पॉइजनस चीज रहने पर उस जो एक्साइटिंग कॉज है, उस एक्साइटिंग कॉज को रिमूव करना पड़ेगा। किसी पेशेंट को आप डलका मारा दे रहे हो, किसी पेशेंट को आप नेट्रम सल्फ दे रहे हो, किसी पेशेंट को आप नेट्रम्यूर दे रहे हो, आप
पेशेंट को बिल्कुल एग्जैक्ट डलका मारा दे रहे हो कि दिस पेशेंट इज डलका मारा, all symptoms are similar with the Dulcamara but the medicine is not acting properly, तो आप उसमें जाके देखो कि why the medicine is not acting properly, because the patient is living in a damp place or working in a damp place, किसी ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ कॉन्स्टेंटली नमी बनी हुई है, तो वहां पर डल्कामारा एंटीडोट होती रहेगी। पेशेंट अगर समुद्र के किनारे रह रहा है तो आप कितनी भी नेट्रम्यूट दे लो वो एग्रावेट होता रहेगा। पेशेंट अगर ऐसी डैम्प जगह रह रहा है तो नेट्रम सल्फ कितनी भी दे लो, पेशेंट एग्रावेट होता रहेगा। तो ये क्या है, दीज आर दी एक्साइटिंग कॉज। अगर ये बने हुए हैं तो पेशेंट को ठीक होने में टाइम लगेगा। और दूसरा है फंडामेंटल कॉज, जो कि मैंने आपको बताया ब्याज में, जिसकी हम आगे बात करेंगे। सिक्स्थ में कहते हैं For the physician, the disease consists only of the totality of its symptom. The old school's futile attempt to discover the essential nature of disease, prima causa morbi, the hidden and unknown interior which is to be cured in the disease. Symptoms are nothing but only the deviation from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. अब यहां पर अगर हम बात करें तो अब यहां पर बात आती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम की। टोटलिटी ऑफ सिम्टम का मतलब ये हो गया कि एक पेशेंट है, वो जब नॉर्मल है तो वो किसी चीज के लिए एक तरीके से एक्ट कर रहा है, और जितने भी नॉर्मल, और वो उसी तरीके से एक्ट कर रहा है जिस तरीके से और सब नॉर्मल पर्सन एक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो डिजीज कंडीशन में है, मैं यहां मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, या डिजीज कंडीशन में है, तो इसी ही कंडीशन पर वो अलग तरीके से एक्ट करेगा। तो जो अलग तरीके से वो जो एक्ट कर रहा है, वो किन किन कंडीशंस में अलग तरीके से एक्ट कर रहा है, उन लक्षणों को जब हम लिख लेंगे तो वो कहलाएगी टोटलिटी ऑफ सिम्टम। मतलब पेशेंट जब डिजीज्ड है तो उस डिजीज कंडीशन में उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी फिजिकल सिम्टम्स क्या है, वो ऑब्जर्व किए जाएंगे आपके द्वारा, पेशेंट के अटेंडेंट्स के द्वारा। जैसे आप एक पेशेंट के रूम में पहुंचे और आपने देखा कि पेशेंट अपनी आंख बंद करके पड़ा है, और आपने उससे एक सवाल किया, अरे भैया सुनो। वो उसने धीरे से आंख खोली, क्या हुआ, कब से बीमार हो? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब 4 दिन से बीमार हूं। और फिर वो आंख बंद करके लेट गया। या आपने पूछा, हाँ भाई कितने दिन से बीमार हो? वो डॉक्टर साहब मैं 4 दिन से। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप यह ऑब्जर्वेशन से सिम्टम्स और डिजीज ड्रग चालू हो जाती है। अब जो अटेंडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमने देखा कि 3 दिन पहले इसकी आंख खुली हुई थी, अब ये 3 दिन बाद इसकी आंखें धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और बंद होती जा रही है। साहब ये पहले जो है ये किसी की भी अंदर आने पर थोड़ा चौंक जाता था, अब आप इसके पास खड़े हो और पलंग से टकरा गए तो अभी इसके कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपको इससे जगाकर हाथ लगाकर पूछना पड़ा। आपने जाके नोटिस किया कि वहां पर गिलास के अंदर पानी आधा है, तो बोले आप ये इसमें पानी आधा क्यों? बोले साहब इसने सुबह से आधा पानी पिया है।
या आपने नोटिस किया कि उसकी बगल में एक घड़ा रखा है, आपने पूछा घड़ा क्यों रखा है, बोले साहब बार बार पानी मांग रहा था तो हमने घड़ा ही लाके यहाँ रख दिया। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आपको पेशेंट के अटेंडेंट्स क्या बता रहे हैं, संग में डिजीज के सिम्टम क्या है और उसके नॉर्मल सिम्टम। साहब ये जो था ये साहब हमें तो बड़ा रोना आ रहा है, ये तो है ना ऐसा है कि मतलब आप देखो कि हम इतना नहीं बोलते इतना ही बोलता है, और ये तो ऐसे पड़े रहने वालों में से नहीं है, ये तो इतना भागता है। तो उसकी ओरिजिनल से जो और अब की जो कंडीशन में डेविएशन आया है, उन सब की जो टोटलिटी है, जो आपने सारी बात सुनी है कि जो उसके अटेंडेंस ने क्या ऑब्जर्व किया है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, दैट इज कॉल्ड दी साइंस। और दूसरा सिम्टम्स, और जो आपने ऑब्जर्व किया है और आपने देखा है, उन सब का जो टोटल समरी है, दैट इज द टोटलिटी। ये टोटलिटी ना केवल डिजीज सिम्टम्स प्लस ऑब्जर्वेशन के सिम्टम्स प्लस उसकी नॉर्मल कंडीशन से और अभी की कंडीशन की चेंजेस सिम्टम्स, उसकी मेंटल कंडीशन के सिम्टम, ये सब मिला के एक टोटलिटी हुई। जब ये सब टोटलिटी मिला के ये एक पोर्ट्रेट तैयार होती है डिजीज की नहीं, उस मेडिसिन की, जिससे हमें इन सिम्टम्स से मिलान करना है और मिलान करके हमें वो इंडिकेटेड रेमेडी देनी है। तो दिस इज दी कॉल्ड दी टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तब हम कहते हैं कि अगर हम ये मिलान करके ये चॉइस ऑफ दी रेमेडी, इंडिकेटेड रेमेडी, इसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर जब हम पेशेंट को देते हैं और पेशेंट इन कंडीशन से लेकर के नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो वो क्योर कहलाता है। जबकि उस पुराने समय क्या कहते थे कि होम्योपैथी इरेडिकेट द सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। ये हुकलैंड ने कहा था कि होम्योपैथी रिमूव द सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन्स। तो हैनिमन ने कहा कि यार एक बात बता कि जो वो परेशान हो रहा है और जो जो सिम्टम दे रहा है उसी से तेरे को पता पड़ेगा कि ये बीमार हो रहा है। जब वो बीमार होने वाले सिम्टम ही नहीं दे रहा तो वो बीमार क्यों कहलाएगा। वो कहे कि नहीं साहब, ये जो बीमार हैं ये इनके अंदर कुछ ऐसा है जो कि इनको बीमार किए हुए है, और आपने ये दवाई देके ये दिखा दिया कि साहब हाँ ये जो सिम्टम दे रहे थे ये अभी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब ये बीमारी हट गई। हो सकता है कि आपकी दवाई से जो अंदर, अब अंदर कौन हो सकता है उनके अकॉर्डिंग, बैक्टीरिया या वायरस, वो क्या कहेंगे, हो सकता है कि जो है ये हाइबरनेट हो गए हों, ये बैक्टीरिया और वायरस शीत निद्रा में चले गए हों, बाद में फिर से एक्ट कर सकते हैं। इस चीज को उन्होंने क्या कहा, प्राइमा कॉजा मॉर्बाई। समझ में आ गई। हैनिमन ने क्या कहा कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम ये समझते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम में डिजीज सिम्टम है, पेशेंट के सिम्टम है, ऑब्जर्वेबल सिम्टम है, साइंस है, ये सब मिला मिलू के एक पोर्ट्रेट है। उस पोर्ट्रेट की एज इट इज पोर्ट्रेट हमें हमने मोनालिसा की एक तस्वीर देखी, इस तस्वीर जैसी दूसरी तस्वीर जहां हमें मिलेगी वो हम इन दोनों को बराबर मानेंगे। उसी तरीके से हमने एक पोर्ट्रेट बनाया है टोटलिटी ऑफ सिम्टम का। वो पोर्ट्रेट जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम इस डिजीज पर्सन का पोर्ट्रेट है। ये पोर्ट्रेट से मिलता जुलता जिस मेडिसिन के अंदर होगा वो मेडिसिन इंडिकेटेड रेमेडी कहलाएगी। मैं समराइज करके बता रहा हूं, उस इंडिकेटेड रेमेडी को देंगे तो जो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, जो डिजीज जिसमें डिजीज सिम्टम भी हैं, वो इरेडिकेट हो जाएंगे। जब वो इरेडिकेट हो जाएंगे तो पेशेंट रिस्टोर हो जाएगा और ये रिस्टोर्ड पेशेंट ही क्योर कहलाएगा। एलोपैथी ने कहा कि नहीं, आपने जो भी दवाई दी है उससे हमने मान लिया कि ये जो भी पेशेंट, हमें आपकी टोटलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो डिजीज से लेना देना है। हमें ये पता था कि इस डिजीज कंडीशन में
इस डिजीज के ये सिम्टम इसके अंदर आ रहे हैं, उन्हें ये मतलब है कि पाइल्स हो गए मान लो, उसमें खून आ रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, उसमें म्यूकस आ रहा है, ये 4 5 6 सिम्टम मिला के उन्होंने एक पाइल्स नाम दिया कि दिस पेशेंट इज ब्लीडिंग पाइल्स। ये डिजीज के सिम्टम हो गए। हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर पहुंचा, उसने टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिया, इसके संग क्या आ रहा है, पेशेंट कह रहा है कि साहब मेरे तो ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है नंबर 1, या रेडिश बिल्कुल रेडिश वाइट आ रहा है, साहब पॉटी जाने पर आ रहा है और उसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, संग में म्यूकस आ रहा है। तो हम कुछ सिम्टम ही हो गए। साहब मैं तो जो है धोता ही नहीं हूं पॉटी। साहब आप तो, क्योंकि हाथ अड़ाने की दूर की बात है, अगर मैं उस पर पानी के छींटे भी दे दूं या मैं उसके ऊपर कागज इतना सा भी टच कर दूं तो मैं तो गया काम से, तो मैं तो चुपचाप यहीं बैठा रहता हूं। साइड में पलंग कह दिया है कि छेद कर दो पलंग में एक, या पलंग के साइड में गद्दे बिछा दो, मैं टेढ़ा होके पॉटी जाऊंगा और मैं नहीं धोऊंगा भाई साहब, मुझसे नहीं धोया जाता, मैं धो दूंगा कपड़े खून के बाद में। आपने ये सिम्टम लिख लिया। और साहब मैं तो अगर गलती से कपड़ा टच हो जाए तो मैं तो बहुत रोता हूं, तो आपने ये लिख लिया। ये तो लिख ही लिया आपने ये भी लिख लिया, और इन सबको जोड़ के एक दवाई आपने निकाली, फॉर एग्जांपल म्यूरिटिक एसिड। आपने पेशेंट को म्यूरिटिक एसिड दिया तो ना केवल ये बल्कि ये भी ठीक हो गया। ठीक है, तो अब आपको तो सबसे मतलब है, उनको केवल डिजीज सिम्टम से मतलब है। तो क्या कहेंगे, ठीक है सर आपने डिजीज सिम्टम ठीक कर दिए, इससे मींस यू रिमूव द सिम्टम बट डिजीज रिमेन्स, बिकॉज disease is due to some virus or bacteria and virus or bacteria have the habit of hibernation, मतलब शीत निद्रा में चले जाते हैं ये तो, और जब ये शीत निद्रा में चले जाते हैं तो ये तो वापस एक्टिव भी हो सकते हैं जब इनको प्रेफरेबल कंडीशंस मिलेंगी। हैनीमन ने कहा कि वायरस बैक्टीरिया से क्या लेना देना है, पेशेंट से कंप्लीट टोटलिटी ऑफ सिम्टम से लेना देना है। सिम्टम के थ्रू ही तो एक पेशेंट बताता है कि हम बीमार हैं, या वो नॉर्मल से और अबनॉर्मल की ओर डेविएट हो गया है। जो ये डेविएट जो वो हो गया है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम ठीक कर दोगे और ये डेविएशन वापस नॉर्मल की तरफ चला गया तो पेशेंट तो क्योर कहलाएगा। और ये उस समय हुफलैंड जर्नल में कहा गया था। तो the old school futile attempt to discover the essential nature of disease, the hidden and unknown interior, समझ में आ गई इस लाइन का मतलब आपकी शायद, which is to be cured in the disease. Symptoms are nothing but only the deviation from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. Aphorism number 7 की तरफ अपन बढ़ते हैं. While paying attention to those circumstances, the physician needs only to remove the totality of the symptom in order to cure the disease. The cause that manifest, produce and maintain the disease should be removed. The symptomatic palliative mode of treatment directed towards a single symptom is to be rejected. The symptomatic palliative mode of treatment directed towards a single symptom is to be rejected. There is no manifest, exciting or maintaining causa occurrence has to be removed in disease, but only that the symptoms alone by which the disease demands and point to the remedy suited to relieve it. ये सब मैंने आपको भी बता दिया है कि ओल्ड स्कूल ने क्या कहा, कोजा ओकेजनलिस उन्होंने बताया, मैंने आपको ये भी बता दिया है। मतलब 7 तक अपन आ चुके हैं, इसको आप एक बार पढ़ लें समझ में आ जाएगा। अब अपन 8 की तरफ चलते हैं। इफ ऑल द सिम्टम्स बी इरेडिकेटेड, ये भी हुफलैंड वाली बात मैंने आपको इन बातों में बता दी है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। इफ ऑल द सिम्टम्स बी इरेडिकेटेड द डिजीज इज ऑलवेज क्योर्ड इंटरनली ऑल्सो।
This is stupidly denied by the old school. Hufland assert this in the following words: homeopathy can remove symptoms, but the disease remains. Means he views the disease as a something material which after the cure is completed may still remain lurking in some corner in the interior of the body. जो कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया, वायरस कुछ ऐसे हैं जो हाइबरनेट हो जाते हैं आपकी दवाई से, लेकिन वो बाद में फिर से एक्टिव हो सकते हैं. दैट मेटीरियल बॉडी इज कॉल्ड द प्राइमा कॉजा मोर्बाई और कॉजा ओकेजनलिस. इसके बाद अपन चलते हैं 9th में, ड्यूरिंग हेल्थ. अब यहां तक तो बात हो गई कि डिजीज कैसी होगी, हमें ठीक कैसे करनी है, क्या करना है. अब यहां पर आती है बात वाइटल फोर्स की. ड्यूरिंग हेल्थ अ स्पिरिचुअल पावर, autocratic vital force animate the organism and keeps it in a harmonious order. Without this animating spirit-like power, the organism is dead. In disease, the vital force only is primarily morbidly deranged and express its suffering, the internal change, by abnormal sensation and function of the organism. Materia becomes the material cause of the disease. In disease process, the vital force is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life, same as the medicine should be. अब मैं इसको समझा देता हूं आपको, इसको आप बाद में पढ़ लेना. यहां तक बात हो गई कि एक जो फिजिशियन होता है उसके ड्यूटीज क्या है. क्योर करना ड्यूटी है. पेशेंट को में ट्रीट क्या हो रहा है, पेशेंट में ट्रीट कैसे हो रहा है और उसका क्या तरीका है और वो उसका प्रिंसिपल क्या है. ये सब बात अपन अभी तक करते हुए आ गए, यहां तक अपने आप समझ में आ गई. अब अपन आते हैं कि ये सब चीजें एक आदमी के अंदर होती क्यों है. ठीक है, अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कहलाता है वाइटल फोर्स का. वाइटल फोर्स एक ऐसी शक्ति जो हम सबके अंदर है, बिना इस शक्ति के हम सांस नहीं ले पाते, जिसको शायद हिंदू पुराणों में आत्मा कहा गया है और हेनीमन ने इसको वाइटल फोर्स कहा है. उन्होंने कहा है कि वाइटल फोर्स ऑटोमेटिक होती है, मतलब ये अपने हिसाब से काम करती है, अपने आप काम करती है. ये ऑटोक्रेटिक होती है, मतलब सेल्फ. ऑटोमेटिक का मतलब हो गया सेल्फ एक्टिंग, और ऑटोक्रेटिक का मतलब हो गया सेल्फ एनर्जेटिक. अपने आप इसकी हमको कहीं से एनर्जी लेनी नहीं पड़ती, इसको ये अपने आप एनर्जाइज हो जाती है. एंड अनइंटेलिजेंट का मतलब हो गया इंटेलिजेंट, और अनइंटेलिजेंट का मतलब क्या हो गया. इंटेलिजेंट का मतलब समझदार हिंदी में, इसका मतलब जो ना समझ होता है. और वाइटल फोर्स को हिंदी में ना समझ कह रहे हैं. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इन्होंने कहा कि ये अच्छे और बुरे दोनों के अकॉर्डिंग काम करती है. मतलब इसको अगर कुछ ऐसा दिया जाए जिससे ये खराब की तरफ चली जाए तो भी अपोज करेगी, और जब इसको कुछ मतलब कुछ अच्छा दिया जाए और अच्छा हो जाए, या कुछ बुरा दिया जाए, कुछ भी इसको कोई भी चीज किसी भी इन्फ्लुएंस में आएगी, वो कोई भी इन्फ्लुएंस अच्छा है या बुरा, ये एक्ट करेगी, अपोज करेगी, ये उसके अकॉर्डिंग अपोज करेगी. अगर ये समझदार होती तो अच्छे के संग अच्छा करती, बुरे के संग बुरा करती, पर ये अपने अकॉर्डिंग नहीं करती, ये सामने जो इन्फ्लुएंस है उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्ट करती है, इसलिए ये अनइंटेलिजेंट है. अब अपन वाइटल फोर्स को समझ लेते हैं. यहाँ पे तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो वाइटल, हम इसलिए बीमार होते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है
जो कि डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो कि कॉर्पोरियल नहीं है। कॉर्पोरियल का मतलब हो गया फिजिकल, मतलब जो देखी नहीं जा सकती लेकिन होती है। और ये जो डायनेमिक एनर्जी है, ये ही हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको एनिमेट करती है, चलाती है, और उनको एनिमेट करके एक इक्विलिब्रियम बना के रखती है, एक साम्य स्थापित करती है। साम्य किसके अंदर? अब उन्होंने नहीं बताया, मैं बताता हूं। साम्य स्थापित करती है ये वात, पित्त और कफ के अंदर। जब भी इनका साम्य बिगड़ता है तो हम डिजीज्ड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इनका साम्य क्यों बिगड़ता है? क्योंकि ये जो वाइटल फोर्स है, ये जो कि डायनेमिक होती है, अगर ये डायनेमिकली डिरेंज हो जाए, डायनेमिकली परेशान हो जाए। अब किसी भी डायनेमिकल एनर्जी को, या किसी भी, अगर कोई भौतिक चीज है तो उसको भौतिक चीज परेशान कर सकती है, पर अगर कोई डायनेमिक है तो उसको डायनेमिक ही चीज परेशान कर सकती है, भौतिक चीज परेशान नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर अगर कोई डिजीज आएगी तो वो भी डायनेमिक कंडीशन की एनर्जी होगी और एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी होगी। और हम जो मेडिसिन देंगे वो भी डायनेमिक होगी। इसी कारण मेडिसिन को पोटेंटाइज किया गया कि उसकी डायनेमिक एनर्जी को इंक्रीज किया जा सके। तो वो पॉजिटिव एनर्जी होगी जो कि इस वाइटल फोर्स को दोबारा से खड़ा करेगी। अब ये जो वाइटल फोर्स है, इसको उन्होंने कहा कि जब डिजीज आती है तो ये डायनेमिक, जो कि हमारी बॉडी को एनिमेट कर रही है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ये डिरेंज हो जाती है। डिरेंज का मतलब डी अरेंज। एक अरेंज का मतलब व्यवस्थित, एक व्यवस्था से काम कर रही है। एक डिजीज आई, एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस आया और इसका अरेंजमेंट बिगड़ गया, इसकी व्यवस्था खराब हो गई। इसने एक व्यवस्था से काम चला रखा था, हाँ भाई तेरे को ये करना है, बॉडी में ऑर्गन तेरे को ये करना है, इस बॉडी में इस ऑर्गन को ये करना है, इतने टाइम पीरियड में ये सेल डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, इतने टाइम पीरियड में ये हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस आया तो ये क्या करेगी कि जो वाइटल फोर्स है ये डीअरेंज हो जाएगी किसी, और ये जो इसके ऑर्गन्स होंगे फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगेंगे। अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो इसकी एनर्जी बटेगी, और जब ये एनर्जी बटेगी तो क्या होगा, ये वाइटल फोर्स डीअरेंज होने लगेगी। इस डीअरेंज होना ही डिजीज कंडीशन कहलाएगा। अब ये जो डिजीज जो कि आ रही है, जो कि अब यहां पर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझना कि ये डायनेमिक आ रही है। अब उन्होंने कहा कि भाई डायनेमिक का क्या मतलब हुआ, ऐसी किस एनर्जी की आप बात कर रहे हो? तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई डायनेमिक एनर्जी इस तरीके से होती है कि जो देखी तो जा जो महसूस की जा सकती है लेकिन देखी नहीं जा सकती। जैसे कि लोग कहते हैं कि एक चुंबक का टुकड़ा है और उसके पास दूसरा चुंबक का टुकड़ा या लोहा रख दिया जाए तो एक फोर्स होगी जो दोनों को आपस में चिपका देगी। अगर एक मैग्नेट के साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आमने सामने रखा जाए तो वो अब झटके से एक दूसरे से आके चिपक जाएंगे। उस समय ना तो हम हाथ से उनको पास ला रहे हैं, ना पीछे से धक्का दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम एक नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल, या एक के साउथ पोल और दूसरे के साउथ पोल को पास में लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे। उस समय हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी उनको जोड़े रखने के लिए। तो वो जो एनर्जी है दिखाई नहीं दे रही लेकिन उन दोनों को दूर फेंक रही है। ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल दिया कि जब पूरा चंद्रमा आकाश में होता है, चांदनी रात होती है, उस समय जो चंद्रमा का क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होती है
वो सबसे चरम पर होती है, और उस चरम के कारण ही समुद्र के अंदर ज्वार भाटे उठते हैं। तो वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कुछ ऐसा है जो उस पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। वही एनर्जी वाइटल फोर्स पर काम करती है। तो वाइटल फोर्स पर जो इन्फ्लुएंस आते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो वो जो बुरे इन्फ्लुएंस क्या होंगे, वो बुरे इन्फ्लुएंस होंगे हमारा थॉट। अगर हम अपने पुराणों में जाएं तो कहते हैं अच्छा सोचो, सादा जीवन उच्च विचार, अच्छा सोचो। क्योंकि जब हम अच्छा नहीं सोचते तो हम बुरा सोचते हैं। तो जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा सोचने का क्या मतलब होता है कि किसी के पास कुछ है, हमारे पास ये नहीं है, ये आदमी बहुत सुखी है, हम दुखी हैं, मेरे दुख का कारण ये लोग हैं या ये चीजें हैं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो ये इन सब थॉट्स में आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो मैं है, आदमी जो सोच रहा है, ये हम हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में खुद को लोअर मान रहा है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा क्योंकि मेरे ऐसे रहने के कारण ये सब चीजें हैं, ये आदमी हैं, ये लोग हैं, ये कंडीशंस हैं, ये पैसे की कमी है, ये मेरे पास सुविधा नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए मैं ऐसा हूं। ये सब चीजें क्या कर रही है, नीचे की तरफ ला रही है, एक डिप्रेशन ला रही है, एक दबाव ला रही है, एक प्रेशर बना रही है। तो ये जो डिप्रेसिव कंडीशंस हैं, ये एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है बॉडी के अंदर। ये अगर नेगेटिव एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो ये हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट डालती है। हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट जब डालेगी, क्योंकि ये मन का केंद्र होता है, जब कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ब्रेन के अंदर, तो हाइपोथैलेमस का स्पेसिफिक सेंटर बार बार इरिटेट होता है। उसके इरिटेट होने पर ये जो पिट्यूटरी को नॉर्मल संकेत भेज रहा था, अब नॉर्मल संकेत भेजने लग जाता है। पिट्यूटरी यहां से सारे एंडोक्राइन्स की तरफ गलत संदेश भेजने लग जाती है। ये सारी एंडोक्राइन्स फिर हार्मोन को कम या ज्यादा करने लग जाती हैं, और हार्मोन को कम या ज्यादा करने पर ऑर्गन पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये चीज शुरू कहां से हुई, थॉट से। थॉट से लेकर ऑर्गन तक की यात्रा मेंटल से फिजिकल कहलाती है। मतलब एक थॉट जो कि दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एनर्जी है, इस डायनेमिक एनर्जी से लेकर फिजिकल एनर्जी तक की यात्रा ही डिजीज कहलाती है। और इस डायनेमिक जो एनर्जी है, जो कि नेगेटिव है, ये वाइटल फोर्स को डिप्रेस करती है, नीचे करती है, और वाइटल फोर्स डीअरेंज हो जाती है। वाइटल फोर्स जो डीअरेंज हो रही है, इसके ऊपर एक्ट कौन कर रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी जो खुद डायनेमिक है। ये डायनेमिक एनर्जी इस पर एक्ट कर रही है, कोई बैक्टीरिया वायरस आके एक्ट नहीं कर रहा है। जब ये डायनेमिक एनर्जी इसके ऊपर एक्ट कर रही है और वाइटल फोर्स, और आप डिप्रेसिंग होते जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस नेगेटिव होता जा रहा है, पिट्यूटरी गलत संदेश भेज रही है, एंडोक्राइन हार्मोन के चेंजेस कर रहा है, बॉडी के अंदर कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम हो रही है, बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ गई मान लो, और बेस कम हो गया, बेस बढ़ गया या एसिड कम हो गया, तो क्या होगा, बेसिक और एसिडिक बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे। उनके ग्रो करने के बाद जो ऑर्गन के अंदर डिके चालू होगा, वो डिके और बाद में रिपोर्ट के अंदर आएगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड द कॉज इज दिस बैक्टीरिया। तो आपको क्या लगेगा कि द कॉज, द प्राइमा कॉजा मोर्बाई इज दिस बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। बट नो सर, दिस इज नॉट द बैक्टीरिया विच इज डूइंग द डिजीज हमारे अंदर। We ourselves are responsible for our disease because we are maintaining some ऐसी चीज हमारे अंदर तो हम दे रहे हैं कि हम वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, क्योंकि हम सोच करके हमने एसिडिक कर लिया अपने आप को, हमने बेसिक कर लिया अपने आप को, हम ऐसी सॉइल प्रोवाइड कराई कि वो बैक्टीरिया वहां पर आ सके। तो वो डिजीज जो आई हमारे अंदर आई है, वो उसके हम ही कारक हैं, उसका बैक्टीरिया वायरस कारक नहीं है। तो वो ठीक कहां से होगी, अब वो ठीक होगी
उसी फोर्स से, जिस फोर्स ने हमें बीमार किया है, और हमें बीमार किसने किया है? हमें डायनेमिक फोर्स ने बीमार किया है। तो ये डायनेमिक फोर्स ही हमें ठीक करेगी। हमें कौन सी डायनेमिक फोर्स ठीक करेगी? जो हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम से मैच खाएगी, और मैच खाएगी और फिर वो एक पॉजिटिव की तरह उस वाइटल फोर्स को दोबारा रीअरेंज करेगी और हम ट्रीट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दिस इज द कंप्लीट थॉट ऑफ होम्योपैथी। टू रिगार्ड दोज डिजीज that are not surgical as a peculiar distinct thing residing in the human frame is an absurdity which has, ये सब मैं आपको बता दिया है आगे तक का। 14 में कहते हैं everything of a morbid nature that is curable make itself known to the physician by disease symptoms, ये भी हो गया। The affection of the disease vital force and the disease symptoms thereby produce constitute an inseparable whole, they are one and the same. The vital force and material are nothing without each other. अब यहां पर ये कहते हैं अगले एफोरिज्म में कि हेनीमन कहते हैं कि वाइटल फोर्स और मेटीरियल बॉडी ये टोटली डायनेमिक है, ये टोटली भौतिक है, एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों का ही होना जरूरी है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वाइटल फोर्स को अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए मटेरियल बॉडी की जरूरत पड़ेगी, और मटेरियल बॉडी को अपने फंक्शन चलाने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर जैसे कहते हैं आत्मा और शरीर, बिना आत्मा के शरीर का मतलब नहीं, और बिना शरीर के आत्मा का मतलब नहीं। यही बात उन्होंने आगे के 2 से 3 एफोरिज्म के अंदर समझाई है। तो मेडिसिन, डिजीज और वाइटल फोर्स लगभग 18-20 तक आगे तक मैं आपको बता चुका हूं सारी चीजें। तो कितने बज गए? 4:30। तो आप सब लोग सुन पा रहे होंगे। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा जब इसका टर्न आएगा। तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो एफोरिज्म 18 तक तो वो पूछ लें, या अपना सवाल हमारे इस पर व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसके ऊपर लिखकर डाल दें। मैं उसका, आपके जो भी सवाल हो उस पर लिख दिया करें या मुझे मेल कर दें, मैं उसके आंसर्स दे दिया करूंगा। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। जो है ऑफलाइन क्लास है, तो अगर ऑफलाइन कुछ मेरे से किसी को कुछ पूछना है या कोई मेरे से जुड़ना चाहे तो वो मेरे क्लिनिक पर शनिवार को दोपहर 4 बजे से 5 के बीच में आ सकते हैं। 4 से 5 शनिवार को ऑफलाइन क्लास रहा करेगी, जो ऑनलाइन नहीं होगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं चैनल पर या अपने ग्रुप पर उसको डाल दूंगा। ठीक है ना? तो आगे से आप लोग ध्यान रखना, और उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो आगे पीछे उसको मैं आपको बता दूंगा पहले कि भाई क्लास संडे को ही रहेगी, पर कभी शनिवार या सोमवार कभी कभी शिफ्ट हो सकती है।